धीरे धीरे बर्फ जमीन पर गिर रही है। कहीं दूर बच्चों की हंसी गूंजती है और सफेद चादर में लिपटा एक पूरा शहर मानो किसी परी कथा से निकल आया हो। दुनिया के कुछ हिस्सों में बर्फ सिर्फ मौसम नहीं होती, वो एक जश्न होता है। स्नो फेस्टिवल, जहाँ ठंड बर्फ नहीं जमाती बल्कि दिलों को गरमाती है। आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको ले चलेंगे उन जगहों पर जहाँ बर्फ से मूर्तियां बनती है, इमारतें चमकती हैं और लाखों लोग -20 डिग्री में भी हंसते नाचते नजर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इन बर्फीले उत्सवों के पीछे छिपी होती है अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था, हजारों कलाकारों की मेहनत और कभी कभी प्रकृति से सीधा संघर्ष भी। कभी बर्फ पिघल जाती है समय से पहले, कभी कोई विशाल मूर्ति टूट जाती है, तो कभी स्थानीय लोग विरोध करते हैं, क्योंकि हर उत्सव की एक कीमत होती है। तो आखिर स्नो फेस्टिवल्स इतने खास क्यों हैं? इनसे देशों की टूरिज्म इकोनॉमी कैसे बदलती है? कौन से देश हैं जहां फेस्टिवल सबसे भव्य तरीके से मनाए जाते हैं? और क्या आने वाले वर्षों में क्लाइमेट चेंज इन्हें खतरे में डाल देगा? आप जानेंगे कि इन त्योहारों में कितनी लागत लगती है, कितनी कमाई होती है और कैसे ये एक शहर की पहचान तक बदल देते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या बर्फ सिर्फ खूबसूरती का प्रतीक है या फिर ये इंसान की रचनात्मकता और जिद की पहचान बन चुकी है? चलिए अब शुरू करते हैं ये बर्फीला सफ़र। एक ऐसा सफ़र जहाँ ठंड में भी गर्मजोशी है, सन्नाटे में भी संगीत है और सफ़ेदी के बीच रंगों का मेला है। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल एपिसोड में, दुनिया के सबसे शानदार बर्फ उत्सव स्नो फेस्टिवल्स ऑफ द वर्ल्ड। कैसे जापान में पूरा शहर बर्फ से बन जाता है, कनाडा के लोग -30 डिग्री में भी डांस करते हैं और चीन में 100 फुट ऊंची बर्फ की मूर्तियां कैसे जादू जैसा अनुभव कर देती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे जो आप देखने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। चलो सबसे पहले चलते हैं जापान की ओर, जहाँ एक छोटा सा शहर हर साल बर्फ के मंदिर में बदल जाता है। हमारा पहला पड़ाव जापान का सप्पोरो स्नो फेस्टिवल, जहाँ बर्फ कला बन जाती है और कला एक त्योहार। 1950 में शुरू हुआ ये त्योहार अब एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग इस शहर में पहुंचते हैं, सिर्फ देखने के इंसान बर्फ से क्या क्या बना सकता है। सोचिए, करीब 30,000 टन बर्फ, 200 से ज़्यादा मूर्तियां और हर एक मूर्ति बनाने में लगती है हफ्तों की दिन रात मेहनत। यहाँ टोक्यो टावर, ताजमहल, क्योटो कैस्टल, यहाँ तक कि स्टार वॉर्स की मूर्तियां भी बनाई जा चुकी हैं। बर्फ के भीतर रोशनी, रंग और संगीत सब कुछ साथ चलता है। पर दोस्तों, ये सब सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक अर्थव्यवस्था है। सिर्फ सप्पोरो फेस्टिवल से जापान को हर साल मिलते हैं $30 मिलियन से ज़्यादा। होटल्स, फूड, ट्रांसपोर्ट, आर्टिस्ट, सबको इसका लाभ मिलता है। लेकिन बर्फ हमेशा साथ नहीं देती। कई बार ग्लोबल वार्मिंग के साथ बर्फ जल्दी पिघल जाती है और पूरा फेस्टिवल खतरे में आ जाता है। कल्पना कीजिए, महीनों की मेहनत और एक दिन सूरज निकलता है और सब कुछ पिघल जाता है। अब चलते हैं बर्फ के उस देश में जहाँ ठंड एक जश्न है, कनाडा। क्यूबेक विंटर कार्निवल। कनाडा का यह उत्सव सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। हर साल फरवरी में क्यूबेक सिटी में लोग पहनते हैं लाल स्कार्फ, बनाते हैं बर्फ के किले और करते हैं डांस, वो भी -25 डिग्री में। यहाँ की पहचान है बोनहम नाम का स्नोमैन, जो इस फेस्टिवल का मॉस्कोट है। क्यूबेक फेस्टिवल हर साल करीब 10 से 12 दिन चलता है और इसे कनाडा टूरिज्म
आपको मिलते हैं $50 मिलियन से ज्यादा का राजस्व, लेकिन असली जादू उन बर्फ के होटलों में है जहाँ दीवारें, बिस्तर, यहाँ तक कि गिलास तक बर्फ के बने होते हैं। क्या आप उस होटल में रह सकते हैं जहाँ सब कुछ बर्फ का है, सब कुछ ठंडा है, बिस्तर भी बर्फ का, और तापमान -5 डिग्री से ऊपर नहीं जाता? वो अनुभव ही इस फेस्टिवल की आत्मा है। बर्फ की ठंड में भी इंसान की गर्मी। और अब चलते हैं चीन की ओर, जहाँ बर्फ सिर्फ सजावट नहीं, एक इंडस्ट्री है। हर्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड। हर्बिन में जब सर्दियाँ आती हैं तो पूरा शहर बर्फ की नगरी में बदल जाता है। यहाँ मूर्तियाँ नहीं बल्कि पूरे बर्फ के महल, 50 मीटर ऊंचे टावर और लाइट शो बनते हैं। हर साल करीब 2 लाख क्यूबिक मीटर बर्फ और 1 लाख क्यूबिक मीटर बर्फ के ब्लॉक इस फेस्टिवल के लिए उपयोग किए जाते हैं। सैकड़ों कलाकार दिन रात इन मूर्तियों की नक्काशी करते हैं, और ठंड इतनी होती है कि बर्फ खुद अपनी शेप बना लेती है। और सोचिए जब रात होती है तो ये सब इमारतें नीली, गुलाबी, सुनहरी रोशनी में चमक उठती हैं। पूरा शहर किसी फैंटेसी लैंड जैसा लगता है। इस फेस्टिवल का बजट अकेले 300 मिलियन युआन, लगभग $40 मिलियन तक जाता है। लेकिन ये चीन के हर्बिन सिटी टूरिज्म को $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई देता है। लेकिन यहाँ भी एक डर है। हर साल तापमान बढ़ने से बर्फ पहले से जल्दी पिघलने लगी है, और कई बार आयोजकों को कृत्रिम बर्फ मशीनें लगानी पड़ती हैं। कभी कभी इंसान खुद ही बर्फ बनाता है ताकि उसकी बनाई दुनिया जिंदा रहे। अब चलते हैं यूरोप की ओर, जहाँ बर्फ सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, यहाँ के स्नो विलेजेस और आइस होटल्स दुनिया भर के पर्यटकों को खींचते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ नॉर्थर्न लाइट्स और स्नो आर्ट देखने आते हैं। एक औसत यूरोपियन स्नो फेस्टिवल का खर्च होता है लगभग 5 से 10 मिलियन यूरो, और ये देश इनसे कमाते हैं 100 से 150 मिलियन यूरो तक। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इन ठंडे उत्सवों से हर कोई खुश होता है? कई स्थानीय लोग शिकायत करते हैं कि बर्फ के उत्सवों से उनकी स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों पर असर पड़ता है। कई लोग कहते हैं हमारे शहर की बर्फ अब सिर्फ टूरिस्ट की है, हमारी नहीं। लेकिन वहीं कई जगह ये उत्सव कम्युनिटी बॉन्डिंग का जरिया भी बन चुके हैं, जहां परिवार, बच्चे और बुजुर्ग सब एक साथ जुटते हैं बर्फ के जश्न में। दुनिया भर से पर्यटक इस फेस्टिवल में आते हैं। हर साल लाखों लोग यात्रा करते हैं। जापान, कनाडा, चीन और यूरोप के बर्फीले शहरों में टूरिज्म से न केवल कमाई बढ़ती है बल्कि लोगों की संस्कृति और कला के अनुभव भी मिलते हैं। आने वाले 20-30 सालों में यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी रफ्तार से बढ़ी, कई स्नो फेस्टिवल्स खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन इंसान की रचनात्मकता ये अनोखी है। कई जगहों पर यह तकनीक LED लाइट्स और कृत्रिम बर्फ के प्रयोग से इन उत्सवों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। यह उत्सव हमें सिखाते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपने हौसले और कला के माध्यम से खुशियाँ पैदा कर सकता है। बर्फ से बनी ये दुनिया सिर्फ देखने लायक नहीं बल्कि जीने लायक है। हर ठंडी रात, हर चमकती मूर्ति, हर हंसता चेहरा हमें याद दिलाता है कि जादू हमेशा हमारे आसपास होता है, बस उसे देखने की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं आपका पसंदीदा स्नो फेस्टिवल कौन सा है, और अगर मौका मिले आप किस बर्फीली दुनिया में जाना पसंद करेंगे।